सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। लगता है ड्रैगन से दो हाथ करने का वक्त लगातार नजदीक आता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13 घंटे की कमांडर लेवल बातचीत में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ाने और भारत की कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा करने की पहल चीन ने की है। इसलिए चीन को ही पहले अपनी सेना और बंकर वहां से हटाने होंगे, इसके बाद ही भारत पीछे हटेगा। मॉल्डो में दिन रात गुजर गया, रात आधी बीत गई, लेकिन कमांडर स्तर की बातचीत में जो शर्त रखी गई उससे विवाद का हल निकलेगा, इसमें शक नजर आ रहा है। क्योंकि चीन को पहले पीछे हटने की शर्त माननी होगी, तो वार्ताओं का इतना लंबा दौर क्यों चलता है? चीन अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता है। पीछे हटने की भारत की शर्त पर अमल कर वो खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना चाहता। भारत भी ऊंचाई की उन चौकियों से नहीं हटना चाहेगा जिस पर उसने चीनियों को मात देकर कब्जा किया है। रक्षा मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि चीन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। लद्दाख में चीन की कोई हरकत मंजूर नहीं होगी। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन भारतीय सेना पोस्ट खाली किसी कीमत पर नहीं करेगी। अब भारत ने चीन से ऐसी शर्त रखी है जिसे मानने पर ही सीमा पर तनाव कम हो पाएगा। लेकिन क्या ये सच में हो पाएगा? भारत चीन के बीच वार्ता और वार्ता में चीन पर भारत की शर्त, क्या चीन इसे मानेगा या फिर हमें ही तैयार रहना होगा दो हाथ करने के लिए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल JKS परिहार साहब भी मौजूद हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपके पास आना चाहूंगा। लद्दाख में राफेल और मिराज की गर्जना है और लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। बातचीत से कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं दोनों देश। सेनाएं जो हैं वो रेंज में है एक दूसरे की फायरिंग की। बिल्कुल ठीक कहा भूपेश। जिस तरह की तनातनी बॉर्डर पे है, इससे यही साबित होता है कि चीन एक भी कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। बजाय इसके कि जब विदेश मंत्री साहब गए थे और उन्होंने ये बात की थी, और डिफेंस मिनिस्टर साहब भी जब गए थे उन्होंने भी चीन के डिफेंस मिनिस्टर से ये बात की थी कि हमारी जो वार्ताएं हैं वो तब आगे बढ़ेंगी जब आप वहां से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरह की देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और हाइट्स को चीन ने घेर रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो मैं पहले भी कई डिबेट्स में कह चुका हूं कि मुझे नहीं लगता चीन कोई भी कदम वापस लेगा। और क्योंकि ये सब जितनी टॉक्स हुई हैं, ये करीब 22 या 23वीं इस तरह की वार्ताएं हैं, चाहे वो WMCC हो, चाहे वो मिलिट्री कमांडर्स की बात हो या डिप्लोमेटिक चैनल्स पे हो, चीन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वहां से बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। और खासकर आप ये देखिए जो देप्सांग बल्ज है, जो आपका नॉर्थ पेगैंगसो है, साउथ पेगैंगसो में यस उसका थोड़ा उसकी उंगलियां दबी हुई हैं, तो इसीलिए वो वार्ता के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो डिसएंगेजमेंट मेरे अनुमान से नहीं करेगा और इस पूरी प्रक्रिया को डिले करता रहेगा। और आज की जो वार्ता हुई है, जो कल वार्ता हुई थी, उसमें तो देखिए उसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी थे, और जो कोर कमांडर डेजिग्नेट हैं वो भी वहीं मौजूद थे, और उन्होंने जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं उनको ब्रीफ किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन वार्ताओं का कोई नतीजा निकलेगा। वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। भारत कह रहा है कि चीन पीछे हटे, चीन कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, भारत को पीछे जाना होगा। ऐसे में ये जो लॉक बन चुका है, ये लॉक कैसे टूटेगा? परिहार साहब, आप क्या समझते हैं? आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों देशों की सेनाओं के लिए मुश्किल तो है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय फौज जो है वो वहां पर डटी रहेगी सर्दियों तक, लेट तक, लेकिन नतीजा क्या निकलता देख रहे हैं आप? ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने जो बोला है, मेरे विचार उससे काफी हद तक मिलते हैं। क्योंकि चीन की जो सारी कोशिश जो है वो भारत को यहाँ पर फंसा के रखने की है जी। उनको यहाँ पे हटने का कोई इरादा उनका होता तो वो इतनी लंबी तैयारी करके 3 साल की तैयारी में मानता हूँ जिसकी उन्होंने की हुई है। तो ये सारा प्रोग्राम जो उनका बना हुआ प्लानिंग है वो कोर लेवल की या थिएटर लेवल की नहीं है। ये शिपिंग और उनका जो मिलिट्री कमीशन है चाइनीज पार्टी का, उनकी वेल प्लान स्ट्रेटेजीज है।
तो वो ये ठंड तो मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटने वाले हैं। और रहा सवाल हमारा ठंडों में वहां रहने का, तो भारतीय फौज तो सियाचिन ग्लेशियर में और पेंगांगसो और गलवान तक तो पहले से ही रहती आई है। थोड़ा हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है तो उस हिसाब से हमने तैयारी करी है। और भारतीय फौज के जवान और अफसर जो है वो मानसिक रूप से इस तरह के वातावरण में रहने के पूरे आ गई है। मैं खुद वहां रह चुका हूँ, दत्ता साहब भी रह चुके होंगे, और सब हम जानते हैं कि वो चीन जो है वो कहता जो है उसका 100% उल्टा करता है। तो चीन खाली करेगा वो जगह जहां पर वो दत्तोंग या गुलवान अगर बैठे हैं, मैं नहीं समझता वो ऐसा करेंगे। वो भारत को यहाँ पर दबा के फंसा के रखना चाहते हैं ताकि गिलगित बाल्टिस्तान सीटी से उनका सेफ रहे, और वो उनकी हरकतें जो वो इसमें नेपाल के साथ लग के हमारे काला पानी लिपुलेख इलाके में कर रहे हैं और अरुणाचल में कर रहे हैं, वहां वो करते रहेंगे। तो ये भारत को एंगेज करके रखने की उनकी भारत को एंगेज करने की रणनीति है। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बेबाक राय रखते हैं। सुरेंद्र जी, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने ये कह दिया कि पूरा देश प्रधानमंत्री के सरकार के साथ खड़ा हुआ है, चीन के मुद्दे पर अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अगर कूटनीति की बात करें या हालात की बात करें तो विपक्ष क्या कहता है? देखिए, चाहे कूटनीति की बात करें, राजनीति की बात करें, सैन्य नीति की बात करें या किसी अन्य नीति की बात करें, निश्चित तौर पर दुश्मन के सामने पूरा भारत देश एक था, एक है और एक रहेगा। इसमें हमारी कोई भी दो राय नहीं है, बहुत स्पष्ट है। अपने सैन्य बलों पर हमें पूरा भरोसा है। अभी जैसे मेजर जनरल साहब ने बोला, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली, ये कम लोगों से मैं सुनता हूं कि ये सैन्य स्तर की तैयारी नहीं है उनकी, ये उनके पीएलए स्तर की तैयारी है, ये उनकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्तर की तैयारी है। तो हमको ये जरूर देखना होगा कि पिछले 6 साल से जिस तरीके से, और ये 1 साल की तैयारी नहीं, अभी जनरल साहब ने बोला, ये 3 साल की कम से कम तैयारी है। तो हमको ये जरूर देखना होगा कि हम कहां पर चूके कूटनीतिक तौर पर, कहां पर हम लोगों की जो डिप्लोमेसी है वो कहां पर माइनस हुई है, और उस डिप्लोमेसी में हमें क्या क्या सुधार का गुंजाइश है। सुधार की गुंजाइश, जैसे समिट डिप्लोमेसी हम करते आ रहे हैं, ये समिट डिप्लोमेसी की फेल्योरिटी है। अब हम इस समय उल्टी से किसको कह सकते हैं कि किसी को कटाक्ष लगने वाली बात हम तो नहीं कहेंगे जब तक हमें नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि जो समिट डिप्लोमेसी की जो फेल्योरिटी है, इसको भारत की सरकार को पूरी तरीके से देखना होगा और इसके करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। और भारत अभी जनरल साहब के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी एक तरफ से नहीं गिरा हुआ है, 2.5 तरफ से गिरा हुआ है। नेपाल में उन्होंने लिपुलेख पे जो काम कर दिया, नंबर 1 आप देख लीजिए। उसके बाद आप अरुणाचल का तो पूरा 3,500 किलोमीटर की सीमा पर वो तनाव बढ़ाए हुए है भूटान तक। और जो सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है। तो 2.5 तरफ से हम स्कार्दू बेस, जो हमको जानकारी मिल रही है, स्कार्दू बेस जो पाकिस्तान का है वो वर्चुअली चाइना ने अपने कब्जे में कर रखा है। तो हमारे सैन्य बलों को बहुत स्पष्ट जो है दिशा निर्देश है। सैन्य बल पूरी तरीके से हमारे तैयार हैं, लेकिन ये जो वार्ताएं हैं ये कोर कमांडर लेवल की नहीं होनी है। वार्ताएं जो होनी है अब कूटनीतिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर ही होनी चाहिए। और जब तक वार्ताएं उन स्तरों से नहीं डिसएंगेजमेंट होगा, तब तक ये जो कोर कमांडर लेवल की वार्ताओं से बात आगे जा चुकी है। मेरा अपना ये मानना है कि भारत की सरकार इन सारी चीजों को गंभीरता से देखे और 5 अप्रैल से पहले की जो स्थितियां हैं पेट्रोलिंग की, वो सारी की सारी आनी चाहिए। गुलरेज भाई, 5 तारीख से पहले की स्थितियां बहाल करवा पाएंगे? लगातार सरकार पर भी दबाव बन रहा है और विपक्ष का यह कहना है कि कमांडर लेवल की जो बातचीतें होती हैं, अब ये बात उनसे आगे बढ़ गई है। एनएसए भी गए थे, रक्षा मंत्री भी गए थे, विदेश मंत्री भी गए थे, बात वहां भी बनती नहीं दिखाई दे रही है। कागजों पर जरूर सहमति बन रही है, लेकिन इलाकों को, बॉर्डर्स को आपने सेना के भरोसे छोड़ दिया है। सरकार की तरफ से कोई कूटनीतिक प्रयास उतने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे, बड़ा आरोप। इसका जवाब? भूपेश भाई, मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वयं रक्षा मंत्री जी ने संसद की पटल पर जब कहा है कि स्टेटस क्वो में किसी प्रकार का भी एक तरफा बदलाव भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। बड़ा स्पष्ट मैसेज दिया है और 3 बार मुट्ठी उठाकर उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जहां शांति की बात की है, वहां पर शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। दूसरा विषय, जहां तक चीन की बात है, चीन पर हरगिज तनिक भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन डेफिनेटली करता
उल्टा है जो कहता है। आप ये देखिए कि जब राजनाथ सिंह जी से उनकी वार्ता हो रही थी, उसके बाद उन्होंने वार्ता होने के बाद उन्होंने गोलीबारी की है। आप जिस दिन हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे उसके एक शाम पहले ही सैन्य वार्ता हुई थी। तो चीन पर हमको तनिक भी भरोसा नहीं है और हम कर भी नहीं रहे। इसीलिए बड़ा स्पष्ट भारत ने कहा है कि जब तक डिप्लॉयमेंट्स को चीन पीछे नहीं ले जाता, भारत अपने डिप्लॉयमेंट को नहीं ले जाएगा। और वर्तमान स्थिति यह है जिसमें चीन है वो कैट 69 की स्थिति में फंस गया है। इसलिए फंस गया है वह क्योंकि आप देखिए कि जितनी भी स्ट्रेटेजिक हाइट से उन पर भारत ने कब्जा कर रखा है। अब चीनी हमारी रेंज में है कि यदि कुछ होता है तो हम उनको शूट कर सकते हैं, उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और यदि वो हटता है तो शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी वह वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी में घिरे हुए हैं। तो चीन जो है बड़ी वैसी स्थिति में है और यदि वह सोचता है कि डिले करता रहता है तो भारत के पास दूसरा अस्त्र भी है। अभी सर्दियां आने वाली है, सर्दियों में चीन की फौज पीएलए तैयार नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन हमारे जो सैन्य है वह दुनिया की सबसे ठंडी और सबसे ऊंची चौकियों पर लड़ने में महारती हैं। तो जितने बचे हुए जो हाइट्स है हम उनको भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। आप रुकिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए सर्दी में तो हम अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन और उसमें इजाफा करने वाले हैं। चलिए सर्दी में जहां देश को लग रहा था कि दिक्कतें हो सकती हैं दोनों सेनाओं के लिए, उनकी दिक्कतों से हमको कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब हमारी सेना को भी उतनी हाइट पर, उतने टेम्परेचर पर, -40-45 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक भी खड़े रहेंगे, ये चिंता जरूर थी। सुरेंद्र जी आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना चाह रहा था गुलरेज भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रख रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं। मैं गुलरेज भाई के जरिए भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस एक मत हो जाए। आप देश आपके साथ में। आज की डेट में दुर्भाग्य ये है कि जो देश में संदेश और पूरी दुनिया में जो संदेश जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी तक दुश्मन देश का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने का जो स्टेटमेंट था, जो वक्तव्य था, उसने हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी और उसने हमारी कूटनीतिक पोजीशन को भी पूरी दुनिया में एक नुकसान पहुंचाया, आघात पहुंचाया। राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट था वो स्वागत के योग्य है और पूरी संसद सहित पूरा देश उनके साथ में है। और विदेश मंत्री ने जो कहा जिस तरीके से कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना डिप्लॉयमेंट इन लोगों ने किया क्यों। तो मेरा ये कहना है कि सरकार सारे मोर्चों पर चीन को लेकर के एक मत हो और चीन को दुश्मन देश डिक्लेयर करे। और खाली दुश्मन देश खाली सैन्य नीति से नहीं दुश्मन डिक्लेयर होगा। आप बताइए, बैंक ऑफ चाइना को अगर हम लोग लाइसेंस देंगे तो कहां से दुश्मन देश हो गया? आप उनको बताइए कि सबसे पहला जो कल ताजमहल खुला, सबसे पहला पर्यटक अगर कोई ताजमहल को देखने आ गया तो वो चीनी पर्यटक गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि दुश्मन देश को दुश्मन देश का दर्जा देने के लिए आपको आर्थिक नीति पर, कूटनीति पर, सामरिक नीति पर, सब जगह पर आपको बताना पड़ेगा। एमजी हेक्टर को बुला करके, मैं कह सकता हूं बुला करके क्या नाम ये आपके एसडीएफ गुलरेज भाई प्रधानमंत्री चाइना का नाम लेने से क्यों बचते हैं और तमाम जो आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, उनका जवाब? सुरेंद्र सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी हमेशा। देखिए एक बात है, प्रधानमंत्री जी जो है वह देश के टॉप व्यक्ति हैं और उनका काम जो है स्ट्रेटेजिक निर्णय लेना और उसकी स्थिति बनाना। आप देखिए जब क्वाड का उन्होंने निर्माण करना शुरू किया तो उन्होंने जब क्वाड के अंतर्गत जापान के साथ समझौते किए, क्वाड के अंतर्गत जब ऑस्ट्रेलिया से समझौते किए, ऑस्ट्रेलिया से कौन से समझौते किए? नेवल बेसिस का एक्सचेंज का। वो मलक्का स्ट्रेट वाला एरिया है कि जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है वो हमारे अंडमान निकोबार की बेस का उपयोग कर सके और हम के कोको आइलैंड का कर सके। वहां चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन किसके लिए किया जा रहा है ये सर्वविख्यात है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेटमेंट आता है कि डिफेंस पैक्ट क्वाड साइन कर ले यूएस के साथ, उसमें भी नाम नहीं लिया गया। तो शीर्षस्थ नेतृत्व से नाम नहीं लिए जाते हैं, काम किया जाता है। देखिए यूएस ने भी जो किया उसने नहीं किया। माइक पॉम्पियो की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि क्वाड जो है वॉशिंगटन पैक्ट के तहत डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे, उसमें किसी का नाम नहीं लिया किसके खिलाफ, लेकिन वो तो सर्वविख्यात है किसके खिलाफ हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लद्दाख जाते हैं, ट्रूप्स के बीच में किसके खिलाफ जा रहे हैं सब जानते हैं। तो डिप्लोमेसी यही होती है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी बनाई जाती है। और सरकार के नुमाइंदे हैं, उनका कहना है कि कूटनीति पूरी तरह से सफल हो रही है। जिस तरीके से चीन को घेरा गया है
पहले कभी इतिहास में चीन की आंख में आंख डालकर बात नहीं हुई है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं। दत्ता साहब, समझना ये भी चाहूँगा, भारत की तरफ से रफेल और मिराज जब हमारी तरफ गरजे पिछले बीते 24-48 घंटे में, जब वहाँ अंबाला कैंट से वहाँ के लिए उड़ान भरी गई लेह लद्दाख में, ताकि जो एटमॉस्फेयर है, वेदर कंडीशंस हैं, उससे हम फेमिलियर हो सकें। ये चाइना जो है वहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रहा है, मॉक ड्रिल की है, मॉक ड्रिल में सायरन बजाए हैं। वहाँ पर रफेल और मिराज की आवाज़ सुनकर सायरन बजाए गए, लोगों को अपने घरों में बंद रहने को कहा गया, धुआं उठता दिखाई दिया, लोग घरों में छिपे रहे, सायरन बजते रहे। हवाई हमले किस तरीके से नाकाम किए जाएं, इस पर चाइना अब काम कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल वार है। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉर फेयर तो मैं नहीं कहूँगा। चाइना अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि देखिए चाइना ने, आपको पता है, 1979 के बाद कोई युद्ध देखा नहीं है, तो वहाँ के लोग ऐसी एक्टिविटी से वाकिफ नहीं है। और जिस तरह की रीच और रिसोर्सेज हमारी एयरफोर्स के पास है, और जिस तरह का मिसाइल सिस्टम हमारे पास है, आप देखिए अग्नि 5 देखिए, या जो हमारे बम वर्षक हैं, वो उनकी रेंजेस में ज्यादातर चीन के जो मेजर सिटीज हैं वो आती हैं। तो वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहां की जो जनता है उनको कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि कल को अचानक युद्ध की स्थिति होती है तो दे विल बी कॉट अनअवेयर्स। दूसरी चीज देखिए, वहां की जो सेना है, अगर आप उसे देखें तो वो उन्होंने कोई ज्यादा ऐसा कोई उनका बैटन इनॉकुलेशन हुआ नहीं है, या उन्होंने कोई इस तरह का युद्ध देखा नहीं है। भारतीय जो सेना है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारे यहाँ 24/7 हमारी सेनाएं तैयार रहती हैं। तो हमारी सेना के लिए ये ड्रिल और इस तरह का दिखावा, ये सब किसी की चीज की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह की कंफ्यूजन या उहापोह की स्थिति चीन के अंदर है, वो ये बताती है। आप ये देखिए, जो वहां जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो आर्मी कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जाओ, ये वही हैं जो डोकलाम में हुआ करते थे जब डोकलाम ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जो शू हैं उनको बुलाया था और उनसे ये पूछा था कि क्यों जो चीनी सेना है, उसके जो ऑफिसर हैं या जो सैनिक हैं, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, मलेशिया को वहां डिप्लॉय किया हुआ है। कुछ लोग, उन्होंने ऐसी रिपोर्टें भी मिली हैं कि वहां उन्होंने जेल से कुछ कैदी उठा के उनको वर्दी पहना के तैनात कर दिया है। तो इस तरह की जो बंधुआ फौज है, वो भारतीय सेना जो सबसे मशहूर, सबसे जो ब्रेवेस्ट आर्मी है, उसका कैसे सामना करेगी। चलिए परिहार साहब, आपसे समझना चाहेंगे, चीन भारत के साथ क्या साइकोलॉजिकल वॉर में आ चुका है और इसका परिणाम क्या देखते हैं? और चीन ने तिब्बत में अपने हवाई ठिकानों की तादाद जो है वो 2 गुनी से ज्यादा कर दी है, ये चिंता की बात? देखिए, आपके पहले सवाल जो आपने कहा साइकोलॉजिकल वारफेयर, तो वो तो होता है, मगर जैसा दत्ता साहब ने कहा है, और मैं इसको 100% मानता हूं कि भारतीय सेना पे इन साइकोलॉजिकल वारफेयर का कोई असर गिरने वाला नहीं है। हमारे जवान अफसर जो है उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होती है, और ट्रेनिंग के बाद में हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो चाइना के ऊपर जाता है कि हमारी आर्मी जो है वो किसी पार्टी की आर्मी नहीं है, ये राष्ट्रपति और संविधान की आर्मी है। जबकि चाइना की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री विंग है। उनके हर लेवल पे वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे ब्रिगेड, कोर, डिवीजन सब में रहता है। तो वो इसलिए वो उनकी वर्किंग अलग है और हम उन पे हर हालत में आगे जाते हैं। एयरफोर्स की हमारी एयर सुपेरिटी चाइना के ऊपर है, चाइना भी जानता है, दुनिया जानती है। हमारी जो बेस है वो ग्राउंड लेवल पे, उनके बेस हाई लेवल पे है। वहां से उनको लोड लेके, कम लोड लेके वो वेपन्स पे जा सकते हैं, हम ज्यादा लोड के साथ जाएंगे। हमारे सारे एयरबेस पे उनके इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो डायरेक्ट रेंज में आते हैं। तो इसीलिए चाइना जो है वो डायरेक्ट 1-to-1 वार जो है वो भारत के साथ में कतई नहीं करेगा, ये आप निश्चित रहिए। और जो भी पहल करनी है वो हमको करनी है, नहीं तो चीन जिस पोजीशन पे लद्दाख में बैठा हुआ है, मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमने हाइट गेन की है पेंगांग त्सो में, वो हमारे फेवर में जाती हैं, मगर सब नॉर्थ सेक्टर में संतुलन जो है वो थोड़ा चीन की तरफ झुका हुआ है। और अगर हम अप्रैल 2020 की बात करते हैं डिसएंगेजमेंट में, तो जितना चाइना लूज करेगा उससे ज्यादा हम लूज करेंगे, क्योंकि हमें पेंगांग त्सो इश्यूज में जो हमने गेन किए हैं वो सारे आपको छोड़ना पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, और इसमें मुझे लगता है कि जैसा 1987-88 में सोमोदुरुंग अरुणाचल में हुआ था कि चीनी सेनाएं जो वो कई सालों तक बैठी रही थी, जब भारत ने उनको खदेड़ दिया था। जनरल सुंदर जी के टाइम पे
एयर और आर्मी का कॉम्बिनेशन होकर चीनियों को वहां से खदेड़ा था, और जिस लोकेशन पे वो बैठ गए थे वहां पे काफी दिनों तक बैठे रहे थे। चलिए, ऐसा ही कुछ मुझे लगता है वो ये अक्साई चीन से लगे हुए इलाकों में करेंगे। और जैसी खबरें आ रही हैं, उन्होंने अक्साई चीन में अपना काफी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और मिसाइल्स वगैरह लगाना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये जिस तरीके की रणनीति आप बता रहे हैं कि हमारी इस तरीके की आने वाले दिनों में, महीनों में रणनीति हो सकती है। सुरेंद्र सिंह जी, सवाल आपसे, बातचीत लगातार विफल हो रही है, हालांकि सरकार का कहना है कि कूटनीतिक दबाव चीन पर भी बहुत ज़बरदस्त है और हमने चारों तरफ से चीन को घेर लिया है। इरादे चीन के बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। अक्साई चीन की बात करें तो वहां पर हथियारों की होड़ शुरू कर दी है। चाइना ने वहां पर सबसे ज़्यादा ताकत झोंक दी है। लग रहा है कि चाइना ने ऐसी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं वहां पर जिसकी जद में पूरा भारत है। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं भूपेश जी। मैं आपको साफ बताता हूं कि सेना की तैयारी और सेना के डिफेंस दोनों चीजों को लेकर के प्रत्येक एक भारतीय के मन में कोई शंका नहीं है कि हमें जीतना ही है। हम उसमें बिल्कुल भी शको शुबा में नहीं है। हमारी सेना इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और वो जीतेगी। और वो यहां से अगर क्या नाम युद्ध की स्थिति होती है तो बीजिंग तक हम लोग दौड़ा करके आएंगे उन लोगों को, उसमें हमें कोई शको शुबा नहीं। हमारा सिर्फ इतना कहना है यहां पर कि सेना की तैयारियों को सेना के ऊपर छोड़िए, बातचीत की जो तैयारियां हैं वो केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व और कूटनीतिक नेतृत्व करने की बारी आ गई है। मिलिट्री लेवल पर बात करने की संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं। आप उनको व्यापारिक स्तर पर, चाहे वो मलाइका स्टेट का हो, चाहे साउथ चाइना सी का हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी बातें भी गुलरेज साहब कह रहे थे, उन सारी चीजों में हमारे पास उनको एंगेज करने की 12-14 जगहें हैं। आज एक चीज को समझ लीजिए कि युद्ध जो है इस वक्त लोगों के दिमाग में भी लड़े जाते हैं। अभी उन्होंने एक साइबर अटैक किया हमारे ऊपर, क्या हम लोग साइबर अटैक नहीं कर सकते? एक उन्होंने हमारे 10,000 लोगों की प्रोफाइल पे जासूसी की। आप ये देखिए ना चीजों को, उन 10,000 लोगों की प्रोफाइल पे, वो भी एक तरीके का युद्ध है हमारे खिलाफ। आप ये देखिए कि उन्होंने आज हमारे यहां से कमा करके और हमारे यहाँ के उस पर लगा रहे मिसाइलें। आप बैंक ऑफ चाइना को हिंदुस्तान में काम करने की अनुमति देनी बंद हो, एमजी हेक्टर जैसी कंपनियां यहां पर बंद हो। इसके अलावा पेटीएम में जो 26 या 46% की हिस्सेदारी है पाकिस्तान चाइना की, वो सारी बंद हो। आप इस चीज को देखिए कि उनको जब तक आप दूसरी जगहों पर नहीं घेरेंगे, जब तक आप उनको सामरिक और आर्थिक क्षेत्र में नहीं घेरेंगे, जब तक आप उनको अफ्रीका में उनके जो निवेश है वहां पर मजबूती से नहीं घेरेंगे, चाइना मानने वाला नहीं है। ये मसला सिर्फ लद्दाख का नहीं है, लद्दाख से बियॉन्ड है ये मसला। और भारत की सरकार में इतने सक्षम अधिकारी हैं, भारत की सरकार में इतने सक्षम लोग हैं कि ये सारी चीजें समझते हैं। नहीं आप बात करते, शिवशंकर मेनन है, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूं, शिवशंकर मेनन है, वहां के एक्सपर्ट है, जयशंकर है, वहां के एक्सपर्ट है, शशि थरूर है, वहां के एक्सपर्ट है। ये मुद्दा भारत का, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा देश का है। और इसमें जो गुलरेज भाई, विपक्ष का काम होता है नुक्ताचीनी करना, लेकिन यहां पर विपक्ष के नेता सीधे सीधे नसीहत दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे तनाव कम होगा। हमारी सरकार के साथ हम लोग हाथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन कम से कम चीन को 5 तारीख वाली स्थिति पर बहाल करने के लिए उसको पीछे धकेलना पड़ेगा। तमाम ऐसे मुद्दों पर काम करना होगा जो सुरेंद्र सिंह राजपूत बता रहे हैं। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुरेन जी, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या फिर डिप्लोमेटिक एरिना हो, उन सब में चीन को अच्छी तरह से घेरा गया है। आप ये देखिए कि जापान ने डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया कि जो तिब्बत में, जो लद्दाख में चाइना कर रहा है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। फ्रांस ने यहां तक ये कहा, आवश्यकता पड़ने पर हम, हमारी सेनाएं भारत के साथ खड़ी हैं। तो इससे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आप ये समझिए। जहां तक चीनी निवेश को रोकने की बात है, जितने भारत के कोर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, चाहे वह कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे रेलवेज का हो, चाहे टेलीकॉम का हो, जिनको हम कहते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? कोर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वह होते हैं कि यदि उसको बाधित कर दिया जाए तो देश रुक जाता है। उन सब से चीनियों को निषेध कर दिया पूरी तरह से आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है चीन को। सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं और गुलरेज जी के और आपके लिए कह रहा हूं, आप इसको आगे पहुंचा दीजिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
हुआई के नियंत्रण में है, टोटल एएनसी हुआई के पास है। आप समझिए मेरी बात को, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। हमारी जिम्मेवारियां हैं, ये क्या नाम भाजपा वाले गुलरेज जी तो अच्छे तरीके से जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं बड़ा निर्लज्ज बोलते हैं। हुआई का पूरा नेटवर्क जो है आज की डेट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा है। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री आपके लिए नहीं लड़ता है, अपने सामरिक हितों के लिए लड़ता है। तो गुलरेज भाई भूल जाइए कि फ्रांस आएगा, इटली आएगा, अमेरिका आएगा, कोई नहीं आने वाला। आज की डेट में अमेरिका जो है अपनी स्ट्रेटेजिक नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए साउथ चाइना सी में तब वो आपका नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान का नाम इस्तेमाल होना बंद होना चाहिए। हमें अपनी ताकत से चाइना से लड़ना है, और किसी की ताकत हमारे काम आएगी नहीं, औरों की ताकत। दत्ता साहब, आप भी समझ रहे हैं रूस में भी जो शांति समझौता हुआ था, वो शांति समझौता कागजों पर है या जमीन पर उतरेगा, कितना टिक पाएगा? और जबकि हालात यहां पर ये हो गए हैं कि भारत और चीन की फौज जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने फायरिंग रेंज में है। लगता है आपको कि भारत और चीन विवाद के बीच रशिया की कोशिश जो बातचीत की जारी है, वो ये कह रहा है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है भारत और चीन को, वो भी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है? देखिए, मैं सुरेंद्र सिंह साहब की बात से सहमत हूं कि हमें, देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो क्योंकि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, जैसा कि उन्होंने बड़े विस्तार से बताया, तो रशिया के ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छा हमारा एलाई है, हमारे संबंध मधुर हैं। लेकिन आप देखिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस S-400 के ऊपर हम इतनी हुंकार भर रहे हैं, 2015 में चीन को दे दिया उसने, रूस ने। और जिस तरह का जो कम्युनिस्ट कार्ड है या जो कॉमरेड फैक्टर है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रशिया का जो अलाइनमेंट है, क्योंकि देखिए रशिया और अमेरिका में भी एक पुरानी दुश्मनी है और वो आग अभी तक बुझी नहीं है। तो अगर अलाइनमेंट या रीअलाइनमेंट होते हैं तो रूस का थोड़ा झुकाव चीन की तरफ होगा, और अगर सिचुएशन बदलती है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि रूस भी चीन को सपोर्ट कर सकता है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परिहार साहब, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से समझना ये चाहेंगे, अगर यहाँ पर स्मॉल वॉर शुरू होती है तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, और आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में क्या आप देख सकते हैं कि क्या जिस तरीके से कूटनीतिक बातचीत चल रही है, ठीक है हमारी मिलिट्री की तैयारी पूरी है, लेकिन क्या जो सरकार की तरफ से कोशिशें होनी चाहिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कोशिशें होनी चाहिए, क्या वो कोशिशें पूरी शिद्दत से हो रही हैं? वो देशभक्त होती है, चाहे वो 47 से 70 तक हो, अमेरिका की हो, भारत की हो, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि सरकार अपनी पूरी शिद्दत से कूटनीति वाली कार्रवाई कर रही होगी। मगर आप अगर मेरे ही डिबेट्स को देखेंगे जो मैंने जून और जुलाई में बोले हैं, तब भी मैंने कहा था कि कोई भी कूटनीतिक वार्ता, मिलिट्री वार्ता सफल नहीं होने वाली है। उसकी वजह यह है कि ये पूरी प्लानिंग शी पिंग साहब ने की है, और जब वो 2019 में हमारे यहाँ चेन्नई कनेक्ट कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने अपने डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए थे। तो कुछ भी डेडलॉक अगर टूटेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर और शिपिंग लेवल पे ही टूटेगा, उसके नीचे कोई गुंजाइश नहीं है। और चीन की जैसी प्लानिंग है, वो भारत को हरास करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। वो अपनी तरफ से डिसएंगेजमेंट करेगा ही नहीं। गेन बार्गेन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रधानमंत्री शिपिंग के ऊपर कितना। चलिए, एक दूसरे के पाले में गेंद जरूर डाली जाएगी, और पहला हिट कौन करता है ये देखना होगा। और गुलरेज भाई, आप हाथ उठा रहे हैं, 10 सेकंड में प्लीज, क्योंकि वक्त की कमी। जी, जहां तक परिहार जी ने कहा कि इन टॉक से कुछ नहीं होना है सैन्य स्तर की, लेकिन एक बात याद रखिए कि माओ की एक स्ट्रेटेजी थी टॉक टॉक फाइट फाइट, लेकिन अब हमने उन्हीं की मेडिसिन का उनको टेस्ट दिया है। हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जहां तक अभी जो बात हुई थी, हमारे दत्ता जी ने कहा था कि हो सकता है कि यदि कुछ जंग हो तो ऐसी स्थिति में रशिया उसके तरफ जा सकता है, चाइना के। मैं भी बोलता हूं ये हो सकता है, इसीलिए रशिया प्रयास कर रहा है कि वॉर ना हो और बातचीत हो, क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट उसमें है कि भारत पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में नहीं चला जाए। तो रशिया इसीलिए बातचीत करवा रहा है। लेकिन
लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति होती है, वॉर होती है, तो डेफिनेटली भारत जो है फिर अमेरिकन कैंप के साथ रहेगा, और ऐसी स्थिति में रशिया जो है हो सकता है कि चाइना का सपोर्ट करे। हम इनका नहीं कर सकते, हर देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत जल्दी में, वक्त की कमी है सर, बहुत जल्दी। ये क्या बात कर रहे हैं कि कैसे चला जाएगा हिंदुस्तान अमेरिका के कैंप में? अजीब किस्म की बात है भारती जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। वॉर होती है तो साउथ चाइना सी में, सर अगर फुल फ्लेश्ड वॉर होती है जिसकी उम्मीद नहीं है, तो साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवी को कर्टन करेगी यूएस नेवी। हम क्यों नहीं उसके साथ रहेंगे उस समय? सर नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज होती है कि नहीं? चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन बड़ी बहस में आज अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है जो डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कही थी कि लड़ाई तो अपने कंधों पर लड़ी जाएगी। ये मत सोचिए कि कोई आकर हमारी लड़ाई खुद लड़ लेगा। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर युद्ध होता है तो भारत भी इस बार 1962 वाला भारत नहीं है, भारत 2020-2021 वाला भारत है, और ये चीन भी समझ रहा है। इसीलिए चीन की बौखलाहट भी कई बार सामने दिखाई दे रही है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख, सुरेंद्र सिंह राजपूत, मेजर जनरल परिहार साहब, विनोद दत्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।